हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु इसके एनसीईआरटी में जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उनको आज हम हल करेंगे। तो पहला इसमें निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। हमें 4 युगल दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है वो कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए सक्रियता श्रेणी, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, उसके नीचे आता है सोडियम, फिर आता है हमारे पास कैल्शियम, उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, जिंक के बाद आता है हमारे पास Fe यानी आयरन, उसके बाद आता है लेड, और उसके बाद जो आते हैं मैं इधर लिख देता हूँ। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आएगा कॉपर, कॉपर के बाद आएगा मरकरी यानी Hg, Hg के बाद आएगा Ag जिसको हम सिल्वर कहते हैं, सिल्वर के बाद आएगा गोल्ड जिसको हम Au से लिखते हैं। तो ये सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है, जिसमें पोटेशियम यानी के सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व है और जो गोल्ड है वो सबसे कम सक्रिय तत्व है। तो इसके आधार पर इधर देखते हैं। पहला NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, NaCl विलयन में हमने कॉपर धातु को डाला। तो आप सक्रियता श्रेणी में देखें, जो सोडियम आ रहा है वो सक्रियता श्रेणी में बहुत ऊपर आ रहा है यानी दूसरे नंबर पर है, और जो कॉपर है वो काफ़ी नीचे है। तो सक्रियता श्रेणी में से हमें पता चला जो सोडियम है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है। तो सोडियम के विलयन में NaCl विलयन में अगर हम कॉपर धातु डालेंगे तो जो कॉपर है वो NaCl से Na को विस्थापित नहीं कर पाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो Na है वो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, या दूसरी तरफ हम कहें जो कॉपर है वो Na से कम सक्रिय है, और कम सक्रिय धातु ज़्यादा सक्रिय धातु को विस्थापित नहीं कर पाती। तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा MgCl2 विलयन और एल्यूमिनियम धातु। तो इसमें देखिए जो Mg है मैग्नीशियम वो एल्यूमिनियम से ऊपर आ रहा है, यानी जो एल्यूमिनियम है वो Mg से कम सक्रिय है। इसमें भी कम सक्रिय धातु ज़्यादा सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगी। तीसरा है FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु। तो इसमें देखिए जो Fe है वो यहाँ पर आ रहा है, सिल्वर देखिए काफ़ी नीचे आ रहा है। तो जो सिल्वर है वो Fe से कम सक्रिय है, तो इसमें भी विस्थापित नहीं होगा। डी AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। इसमें देखिए जो Ag है वो कॉपर से कम सक्रिय है, कॉपर ऊपर आ रहा है, Ag सक्रियता श्रेणी में नीचे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर विलयन हमने किसका लिया? Ag का, यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, उसमें डाली कॉपर धातु। तो हम देखते हैं जो कॉपर धातु है वो Ag से सिल्वर से ज़्यादा सक्रिय है। तो हमने क्या पढ़ा? जो ज़्यादा सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो चूंकि यहाँ पर कॉपर ज़्यादा सक्रिय है और Ag कम सक्रिय है, तो कॉपर Ag को उसके विलयन से विस्थापित आसानी से कर देगी। तो हमारा आंसर हुआ डी, ये हमें याद रखना है। तो हमारा आंसर इसमें क्या है? डी। अब दूसरा देखिए, इसमें लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे का हमारे पास फ्राइंग पैन है, उसको जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि का हम इस्तेमाल करेंगे? क्या उसमें ग्रीस लगाएंगे? नहीं। उसमें पेंट लगाएंगे? उसमें पेंट भी हम नहीं लगाएंगे। जो पेंट होता है उसका इस्तेमाल हम जंग से बचाने के लिए तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फ्राइंग पैन है, और आपको पता है फ्राइंग पैन को हम खाने पकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम खाना बनाने के लिए फ्राइंग पैन को इस्तेमाल करेंगे तो उस पर जो पेंट लगा हुआ है वो आग के कारण वो खराब हो जाएगा यानी जल जाएगा। पेंट का इस्तेमाल हम करते हैं वाकई जंग से बचाने के लिए, लेकिन फ्राइंग पैन में नहीं करेंगे, क्योंकि फ्राइंग पैन को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब उसको आग पर रखा जाएगा, आग के संपर्क में आने पर जो पेंट है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ इस फ्राइंग पैन में पेंट का भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तीसरा है जिंक की परत चढ़ाकर। बिल्कुल सही, फ्राइंग पैन पर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे, उसको पेंट से उसको जंग लगने से बचा लेंगे। तो इसका आंसर हुआ सी। तो हमारा आंसर क्या है? सी। ये आपको याद रखना है। पेंट हम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। तीसरा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसा यौगिक बनाती है जिसका गलनांक उच्च होता है।
यह यौगिक जल में विलय है और जो यौगिक बन रहा है वो जल में भी विलय है, जल में घुल जाता है। यह तत्व क्या हो सकता है? हमें बताना है यह तत्व क्या हो सकता है। तो समूह 1 और समूह 2 के जो तत्व होते हैं यानी जो धातु होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक भी बनाती हैं और ये यौगिक जल में विलय हैं। तो इन चारों में से हमें देखना है या तो समूह 1 का हो कोई तत्व या समूह 2 का हो। जो कैल्शियम है वो आता है समूह 2 में, जो कार्बन है वो आता है समूह 14 में 14 में, जो सिलिकॉन है वो आता है समूह 14 में, और जो सिलिकॉन है वो हमारे पास उपधातु होती है। कार्बन जो होती है हमारे पास अधातु, और हमारे पास लोहा है, लोहा आता है समूह 8 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन अधातु सिलिकॉन उपधातु, ये तो नहीं करेंगे। बाकी बचा लोहा, ये धातु है लेकिन ये समूह 1 और 2 में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो हमारे पास कैल्शियम बचा जो समूह 2 में आता है, तो हमारा आंसर क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक भी बनाती है और ये यौगिक जल में विलय भी होते हैं। तो इसका आंसर है ए। अब है प्रश्न नंबर 4। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं जिनमें खाना रखा जाता है उनमें जिंक की बजाय टिन का लेप चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टिन होता है वो जिंक की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें जो जिंक होता है वो टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो हमें पता चला जो जिंक है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो खाने के जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है उसका हम जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उसका लेप हम नहीं चढ़ा सकते, हमें चाहिए कम अभिक्रियाशील धातु। हमारे पास जो टिन होती है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील होती है, तो हम इसलिए इसका लेप चढ़ाते हैं खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर। तो हमारे पास है सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसका उत्तर ये हुआ। प्रश्न नंबर 5। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। आपको एक हथौड़ा दिया गया, एक बैटरी दी गई, एक बल्ब दिया गया, तार और एक स्विच दिया गया है। तो इसके ए है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। तो इन सब का चीज़ों का आपको उपयोग करना है और धातु और अधातु के दो आपको नमूने दिए गए हैं उनके बीच में आपको विभेद करना है, यानी उनके बीच में आपको बताना है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर मैंने लिख रखा है, हथौड़े की सहायता से धातुओं को पीटकर चादरों में बदला जा सकता है, इसलिए इन्हें आघातवर्धक कहा जाता है, जबकि अधातुओं को पीटकर चादरों में नहीं बदला जा सकता। हमें अगर हथौड़े की सहायता लेनी है तो हम क्या करेंगे? हथौड़ा लेंगे और हथौड़े से धातु को पीट कर देखेंगे। तो हमारे पास जो नमूने दिए गए हैं, अगर उन नमूनों में से कोई चीज़ चादर में बदली जाती है, मान लीजिए हमें ए नमूना दिया गया है, इस ए नमूने को हम हथौड़े से पीटेंगे। अगर ये ए नमूना चादरों में बदला जा सकता है तो ये कहलाएगा हमारा धातु, क्योंकि जो धातु होते हैं वो आघातवर्धक होते हैं। धातु को हथौड़े से पीटकर हम चादरों में बदल सकते हैं, जबकि जो अधातु होती हैं उनमें आघातवर्धकता नहीं देखी जाती, उनको हम हथौड़े से पीटकर चादरों में नहीं बदल सकते। तो हथौड़े का काम क्या हुआ? हथौड़े से हम नमूनों को पीट कर देखेंगे, चादरों में बदल गए तो धातु, नहीं बदले तो अधातु। जब हम बैटरी, बल्ब, स्विच एवं तारों की सहायता से परिपथ जोड़ते हैं तो केवल धातु विद्युत धारा प्रवाहित करती है, जिससे पता चलता है कि धातु विद्युत की चालक है, परंतु अधातु विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर देती है। अब हमारे पास बचा बैटरी, बल्ब, स्विच और तार। तो बैटरी, बल्ब, स्विच और तार का इस्तेमाल करके हम एक परिपथ बना लेंगे और उस परिपथ में हम क्या करेंगे? जो हमारे पास दो नमूने दिए गए हैं उनको लगाएंगे। अगर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो नमूना हमारा क्या है? धातु, क्योंकि जो धातु होती है वो विद्युत की चालक होती है। अगर परिपथ में नमूना लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो वो होती है अधातु, क्योंकि जो अधातु होती है वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करती। तो हम क्या करेंगे? देखिए किस तरीके से बनाएंगे। हम लगाएंगे यहाँ पर एक बैटरी, ये हमने बैटरी लगा दी, बैटरी, और यहाँ पर हम एक लगाएंगे बल्ब, ये हमने बल्ब लगा दिया। यहाँ पर हम लगाएंगे एक स्विच और ये हमारा
तार है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर नमूना लगाकर देखेंगे। मान लीजिए हमने ए नमूना लगाया। ए नमूना जब हम लगाएंगे और जब स्विच को हम जोड़ेंगे तो अगर इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो गई, अगर ये बल्ब जल गया तो ये होगा हमारा धातु। मान लीजिए हमने लगाया बी नमूना। अगर हमने क्या किया, अब स्विच को जोड़ा, स्विच को जोड़ने पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई, यानी ये बल्ब नहीं जला, तो ये हो जाएगा हमारा अधातु। तो इस तरीके से इनका हम पता लगा सकते हैं। अब इसमें बी दिया गया है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। हमें धातुओं और अधातुओं में विभेद करना है, तो ऊपर जो हमने परीक्षण किए गए हैं इनकी क्या उपयोगिता है ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, पहले प्रयोग से पता चलता है कि आघात वर्धक का गुण केवल धातुओं में पाया जाता है, जबकि अधातु में यह गुण नहीं दिखता। तो हमें क्या पता चला, जो हमने पहला प्रयोग किया था हथौड़े वाला, उससे पता चला जो आघात वर्ध्यता का गुण है, यानी जब हम पीटते हैं तो जब अगर वो चादरों में परिवर्तित हो जाती है तो वो धातु है, और चादरों में परिवर्तित नहीं होती अधातु। तो जो आघात वर्ध्यता का गुण है वो केवल धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में ये गुण नहीं दिखता। इसी प्रकार दूसरे प्रयोग से पता चलता है कि अधातु विद्युत की चालक नहीं होती, जबकि धातु विद्युत की चालक होती है। तो दूसरे प्रयोग से पता चला, जब हमने परिपथ बनाया, धातु विद्युत की चालक है, अधातु विद्युत की चालक नहीं है। तो ये इनकी उपयोगिता है। प्रश्न नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। ये रहा इसका उत्तर। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा सार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और सार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और दोनों से ही अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। हमने अभिक्रिया पढ़ी है, जो अम्ल और सार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तब भी लवण और जल बनाएंगे, अगर वो सार से अभिक्रिया करेंगे तब भी वो लवण और जल बनाएंगे, दोनों ही केस में। तो इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आप इससे समझ पाएंगे, ये दो उदाहरण मैंने लिखे हैं। Al2O3 ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। HCl क्या होता है? अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो Al2O3 को हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई, हमारे पास बना AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जल बना। AlCl3 क्या होता है? ये लवण, और ये होता है जल। तो यहाँ पर जो Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो सार की तरह रिएक्ट कर रही है, यानी वो सार की तरह अभिक्रिया कर रही है, क्योंकि ये क्या है? अम्ल। अम्ल के साथ अगर हम सार के अभिक्रिया कराएंगे तभी तो लवण और जल बनेगा। तो अम्ल तो हमारे पास है, तो ये क्या हुआ? सार। सार और अम्ल, लवण और जल। इसी तरीके से दूसरा देखिए, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास सार। और हमारे पास बना 2NaLO2 सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये होता है लवण, और यहाँ पर बना जल। तो इस केस में जो Al2O3 है यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो अम्ल की तरह अभिक्रिया करेगी। क्या? किसकी तरह? अम्ल की तरह, क्योंकि सार तो हमारे पास है ही, तो ये अम्ल की तरह अभिक्रिया करती है, जिससे वो लवण बनाती है और जल बनाती है। तो इससे हमें समझ आया जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो सार की तरह अभिक्रिया करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर सार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो अम्ल की तरह अभिक्रिया करेगी। तो ये इसका उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 7, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमें दो धातु के ऐसे नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, और दो ऐसी धातु बतानी है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। तो उत्तर देखिए इसका। तो तनु अम्ल से अगर हाइड्रोजन को विस्थापित करना है तो धातु ऐसी होनी चाहिए जो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील हो।
तो दो धातु जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं वो है जिंक और एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जिंक और एल्यूमिनियम होते हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ये आप सक्रियता श्रेणी में देख लेते हैं। और दो धातु जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी वो कौन सी धातु होगी? जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगी। हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं कॉपर और मरकरी। तो हमें दो धातु का नाम लिखना है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी। ऐसी धातु का नाम लिख देंगे जो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम। और जो ऐसा नहीं करती, विस्थापित नहीं करती, वो ऐसी धातु का नाम लिख देंगे जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हो, जैसे कॉपर और मरकरी। प्रश्न नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? हमारे पास कोई धातु है M, इसका हमें विद्युत अपघटनी परिष्करण करना है। तो हमें बताना है विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड आप किसे बनाएंगे, कैथोड किसे बनाएंगे और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। तो देखिए इसका उत्तर, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी शोधन में एनोड आप किसे बनाएंगे? अशुद्ध धातु को। यानी हमारे पास जो धातु M है वो अशुद्ध धातु जो हमारे पास M है जिसका हमें शोधन करना है विद्युत अपघटनी तरीके से, उसको हम बनाएंगे एनोड, अशुद्ध धातु को। कैथोड हम बनाएंगे शुद्ध धातु की पतली परत। यानी जो हमारे पास M धातु है वो हम शुद्ध रूप में लेंगे और उसकी एक पतली परत को हम कैथोड बनाएंगे। और अपघट्य किसे बनाएंगे हम? धातु M के लवण विलयन को। जो हमारे पास धातु M है इसके लवण का विलयन लेंगे और उसको हम अपघट्य बनाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ? एनोड बना रहे हैं हम अशुद्ध धातु M को, कैथोड बना रहे हैं शुद्ध धातु की पतली परत को, M धातु है इसमें भी, और अपघट्य बना रहे हैं धातु M के लवण विलयन को। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 9, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। प्रत्यूष ने क्या किया? सल्फर चूर्ण ली और सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लिया और उसको गर्म कर रहा है। ये जैसा बर्नर है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? स्पैचुला। और स्पैचुला पर सल्फर पाउडर है यानी सल्फर का चूर्ण है और इसको नीचे से यहाँ पर आग है, ये इसको गर्म किया जा रहा है। चित्र के अनुसार एक प्रकनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। फिर उसने क्या किया? प्रत्यूष ने एक प्रकनली ली, इस प्रकनली को उसने उल्टा पकड़ा और उल्टा पकड़ने के बाद उसने क्या किया? जो सल्फर पाउडर को, सल्फर चूर्ण को यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, इससे जो गैस निकलेगी उस गैस को उसने इस प्रकनली में एकत्रित किया यहाँ पर। तो नंबर ए है, गैस की क्रिया क्या होगी? जो इस अभिक्रिया में या फिर कहें जो इस क्रियाकलाप में यह गैस निकल रही है, इस गैस का सूखे लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होगी और आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होगी, ये हमें बताना है। और इसमें दूसरा, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जो ऊपर अगर यहाँ पर कोई क्रिया होगी दोनों केस में तो इनके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी हमें लिखना है। तो देख लेते हैं सूखे लिटमस पत्र पर इस गैस की क्या क्रिया होगी और आर्द्र पर क्या क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। जब ये प्रत्यूष सल्फर चूर्ण को गर्म कर रहा है तो उससे जो गैस निकल रही है, यानी इस उल्टी परखनली पर जो ये गैस आ रही है, ये कौन सी है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हमें गैस का तो पता लग गया कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी प्रकृति अम्लीय है। और जो ये सल्फर डाई गैस होती है ये अम्लीय गैस होती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यह गैस जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यह गैस इस गैस की प्रकृति हमें कैसे पता चली? जब इस गैस को जल से अभिक्रिया हम कराते हैं तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, H2SO4। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय प्रकृति। तो हमारे पास हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या प्रश्न था कि जो ये SO2 गैस निकल रही है इसकी सूखे लिटमस पत्र पर क्या अभिक्रिया होगी? तो देखिए गैस की अभिक्रिया सूखे लिटमस पत्र पर, पहला, सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि गैस जल की अनुपस्थिति में अम्लीय प्रभाव नहीं दिखाती है। अगर हमारे पास जो लिटमस पत्र है वो सूखा है तो इस पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि जो ये गैस है ये अम्लीय होती है और जो अम्लीय गैस है अगर उसमें जल का अभाव होगा, जो अम्ल होते हैं वो जल की अनुपस्थिति में अम्लीय प्रभाव नहीं दिखाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो अम्ल होते हैं वो जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करते हैं।
हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं। अब सूखे लिटमस पत्र पर तो कोई भी जल है ही नहीं। अगर सूखे लिटमस पत्र पर जल है ही नहीं तो जो अम्लीय गैस है SO2 वो अभिक्रिया करेगी नहीं, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी इसमें। अगर बात करें आर्द्र लिटमस पत्र पर, तो आर्द्र लिटमस पत्र पर तो जल होता है, तो आर्द्र लिटमस पत्र पर उत्सर्जित गैस जल की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगी और रंग बदल देती है, लाल कर देगी। तो जो आर्द्र लिटमस पत्र होता है उसमें क्या होता है, जो ये उत्सर्जित गैस है SO2 गैस, ये जल की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करेगी, क्योंकि आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या है, जल है, और जो अम्ल होते हैं वो जल में क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर देगी और जो हमने लिटमस पत्र लिया है उसके रंग को बदल देगी। हमने अगर नीला लिटमस पत्र लिया है तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देते हैं, जल की उपस्थिति में लाल कर देते हैं। तो नीला लिटमस पत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, लाल में। तो ये आपको याद रखना है। आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या होगी, अभिक्रिया होगी। अब भी जो ऊपर ये अभिक्रिया हो रही हैं इनके लिए संतुलित समीकरण हमें लिखना है। तो पहले हमने लिया सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर को गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना, SO2 गैस बनी, ये अम्लीय गैस है। और जब हमने SO2 गैस को आर्द्र लिटमस पत्र पर डाला यानी जल की उपस्थिति में लाए, SO2 गैस जल की उपस्थिति यानी H2O, तो क्या बना, H2SO3। तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। जो H2SO3 बनता है इसे कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल का आपको नाम याद रखना है। प्रश्न नंबर 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाना है तो इसके लिए दो तरीके हमें बताने हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके हैं। लोहे पर या तो पेंट लगा दें जब बच जाएगा वो, या उसका गैल्वनीकरण कर दें। गैल्वनीकरण में क्या होता है, उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। प्रश्न नंबर 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाएंगी ये हमें बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो कैसा ऑक्साइड बनाएंगी, अम्लीय ऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 12, कारण बताइए। ए, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। हमें बताना है जो प्लेटिनम, सोना और चांदी है इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो कारण देख लेते हैं। तो ये रहा कारण, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी धातुक चमक होती है तथा ये आघात वर्धे एवं तन्य धातु हैं और साथ ही कम अभिक्रियाशील धातु हैं। तो जो प्लेटिनम, सोना और चांदी होती हैं, एक तो ये क्या होती हैं, चमकीली धातु होती हैं, यानी इनमें चमक होती है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ये आघात वर्धे होती हैं। आघात वर्धे का मतलब इनको पीटकर चादरें बनाई जा सकती हैं। और तन्य होती हैं, यानी इनको पतले तारों में भी खींचा जा सकता है, तन्य होती हैं। और साथ ही साथ इनकी एक और विशेषता होती है कि ये जो धातु होती हैं प्लेटिनम, सोना और चांदी, ये कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं। कम अभिक्रियाशील हैं तो जो जब इनके आभूषण बनाए जाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक चलते हैं, ये आपको याद रखना है। बी, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातु है उसको केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, उसको खुले में नहीं रखा जाता। तो इसका कारण बताना है। कारण देख लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करती हैं। अतः किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इन धातुओं को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातु इतनी अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे ही इनको खुले में रखा जाएगा, खुले में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जैसे ही इनको खुले में रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं, अपने आप एकदम से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं और आग उत्पन्न कर लेती हैं। यानी सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को आपने खुले में रखा, ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करेगी और इनमें आग लग जाएगी। तो आग लगने से बचाने के लिए और किसी दुर्घटना को रोकने के लिए इन धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, जिससे ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और इनमें आग ना लगे। सी है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। एल्यूमिनियम धातु क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन इतनी अभिक्रियाशील धातु है फिर भी इसका उपयोग जो खाना बनाने के लिए जो बर्तन बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है। तो इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है,
एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत आ जाती है। यह रक्षक परत अपने नीचे स्थित धातु की और अधिक क्षति होने से रक्षा करती है, इसलिए एल्यूमिनियम धातु से निर्मित वस्तुएं संक्षारित नहीं होती। तो इसका कारण क्या है, जो मान लीजिए ये एल्यूमिनियम धातु है, जो एल्यूमिनियम धातु होती है अगर इसको खुले में छोड़ दें हम तो इसकी सतह पर एक पतली सी परत बन जाती है। इस तरीके से इसकी सतह पर एक पतली सी परत बन जाएगी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत होगी। अब एल्यूमिनियम धातु के ऊपर जो एक पतली सी परत बन गई ये रक्षक परत होती है, यानी ये क्या करती है, इस परत के नीचे जो धातु है उसकी क्षति होने से, उसको नष्ट होने से ये बचा देती है। इसलिए जो एल्यूमिनियम धातु है वो संक्षारित नहीं होती। मान लीजिए हमने क्या किया, एल्यूमिनियम का एक बर्तन बनाया। एल्यूमिनियम का जो ये बर्तन है जब ये वायु में आता है तो इसके ऊपर हल्की सी बहुत ही पतली सी परत बन जाती है, ये होती है रक्षक परत। ये रक्षक परत क्या होती है, जो इसके नीचे जो धातु है उसको नष्ट नहीं होने देती, उसकी ये रक्षा करती है। इसलिए एल्यूमिनियम के जो बर्तन बनते हैं वो आसानी से संक्षारित नहीं होते। संक्षारित तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जो ऊपर परत है ना तो वो एल्यूमिनियम के पास हवा को जाने देगी ना ही जल को जाने देगी, तो वो उसकी एक रक्षा करती है। और एल्यूमिनियम से बर्तन क्यों बनाए जाते हैं, एक तो एल्यूमिनियम का गलनांक उच्च होता है और दूसरा अन्य धातुओं की तुलना में इसका उत्पादन मूल्य सस्ता है। दूसरे धातुओं की तुलना में जो एल्यूमिनियम धातु होती है उसका उत्पादन मूल्य भी सस्ता होता है, ये सस्ती धातु है। डी, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों किया जाता है। जब हम निष्कर्षण प्रक्रिया करते हैं तो उनमें जो कार्बोनेट और सल्फाइड के अयस्क होते हैं पहले उनको ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है ये हमें बताना है। निष्कर्षण की प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त करना सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्कों की तुलना में सरल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन और सल्फाइड की अयस्क होती है अगर हम उनसे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, धातु प्राप्त करेंगे तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रक्रिया होती है, ये इतनी आसान नहीं होती। तो पहले क्या कर दिया जाता है, इन अयस्कों को हम कर देते हैं ऑक्साइड में परिवर्तित। कार्बोनेट के अयस्क जो अयस्क होगी उसको भी ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे, सल्फाइड की अयस्क होगी उसको भी ऑक्साइड में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि जब ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं तो इनका अपचयन कर देते हैं और जब इनका अपचयन हो जाता है तो इनसे धातु आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो इसका कारण क्या हुआ, ऑक्साइड का अपचयन कर आसानी से धातु निकाली जा सकती है, तो इसलिए इनको ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो इसने प्रश्न नंबर 13 है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। आपने तांबे या फिर तांबे के जो गंदे बर्तन होते हैं आपने देखा होगा कि उनकी गंदगी को साफ करने के लिए नींबू या इमली के रस का इस्तेमाल किया जाता है। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं। तो हमें बताना है जो नींबू या इमली होती हैं, ये खट्टे पदार्थ, ये तांबे के बर्तन को किस तरीके से साफ कर देते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, तांबे के बर्तन को नींबू या खट्टे रस से साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो तांबे के बर्तनों पर मलिन होने पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है जो एक क्षारीय प्रकृति का यौगिक है। जो तांबे के बर्तन होते हैं जब वो मलिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो उन पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। जो ये कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, यानी ये एक क्षारक होती है। अतः इसे नींबू या इमली में उपस्थित अम्लों की सहायता से हटाया जाता है और बर्तन चमकने लगता है। तो अगर ये क्षारीय प्रकृति है और क्षारक को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, अम्ल। तो जो नींबू और इमली होती हैं उनमें क्या उपस्थित होते हैं, अम्ल उपस्थित होते हैं। तो जो नींबू का अम्ल होगा, नींबू का जो रस होगा, उसमें जो उपस्थित अम्ल है वो क्या कर देता है, वो इस कॉपर कार्बोनेट की परत को हटा देता है और बर्तन चमकने लगता है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट की जो परत है तांबे के बर्तनों पर वो क्षारक है और नींबू का जो रस है वो अम्ल होता है और अम्ल और रस आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं। तो जो ये अम्ल है ये उस कॉपर कार्बोनेट क्षारक को हटा देता है और बर्तन चमकने लगता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हमें क्या करना है, धातु और अधातुओं में विभेद बताना है, डिफरेंस बताना है।
तो ये देखिए धातु और अधातु इधर लिख रखे हैं मैंने। पहला है क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं। जो धातु होते हैं वो जो ऑक्साइड बनाएंगे उनकी प्रकृति क्षारीय होगी, जबकि जो धातु ऑक्साइड बनाएंगे या तो वो अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं या फिर उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं। पहला ये हुआ। दूसरा, धातु ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करके क्षार बनते हैं। जब धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्षार बनाएंगे, जबकि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। एक ये इसमें विभेद हुआ। तीसरा, ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन करते हैं। जो धातु होते हैं वो तनु अम्ल से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, जबकि जो धातु अधातु होते हैं वो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। तीसरा। चौथा, ये विद्युत धनात्मक तत्व हैं और जो अधातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 15 है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिससे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक व्यक्ति है जो प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने कहा कि जो पुराने सोने के आभूषण हैं उसमें वो नई जैसी चमक पैदा कर देगा। तो एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिन कंगन को वो व्यक्ति एक विशेष विलयन में डाल देता है, और विलयन में डालने के बाद कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं। लेकिन जब उनको तोला गया तो उनका वजन कम हो गया। तो वह महिला दुखी होती है क्योंकि उसके कंगन का जो वजन है वो कम हो जाता है, और उसके साथ बहस करने के बाद उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो आपको बताना है उस विलेन की प्रकृति के बारे में। तो देख लेते हैं। वह व्यक्ति अकबर जिया का उपयोग कर रहा था, जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण है। तो वह व्यक्ति क्या कर रहा था? अकबर जिया का उपयोग। अकबर जिया क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है। 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, इनको मिलाकर बनाया जाएगा अकबर जिया। और अकबर जिया में सोने और चांदू जैसी जो धातु होती हैं वो धुल जाती हैं। तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात कहते हैं स्टील को, लोहे की मिश्रातु का नहीं। इसका कारण बताइए। अगर हमें गर्म जल का टैंक बनाना है तो उसमें तांबे का उपयोग करते हैं, लेकिन स्टील का उपयोग नहीं करते। स्टील होती है लोहे की मिश्रातु, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो कॉपर होता है वो ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। कॉपर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? कॉपर ना तो ठंडे पानी, ना गर्म पानी, ना ही भाप के साथ अभिक्रिया करता है। हालांकि लोहा प्रतिक्रिया करता है। जो लोहा होता है वो प्रतिक्रिया करता है जल के साथ। भाप के साथ यदि गर्म पानी के टैंक स्टील, लोहे का एक मिश्र धातु से बने हैं तो लोहा गर्म पानी से बने भाप के साथ प्रतिक्रिया करेगा और धीरे धीरे उसे नष्ट कर देगा। जो लोहा होता है या फिर जो स्टील होता है, स्टील यानी इस्पात, जो लोहे का एक मिश्र धातु होता है, ये भाप के साथ अभिक्रिया कर देता है। अगर स्टील भाप के साथ अभिक्रिया करेगा तो धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा, यानी वो संक्षारित हो जाएगा। तो कॉपर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कॉपर ना तो ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, ना ही भाप के साथ अभिक्रिया करता, जबकि जो इस्पात होता है वो भाप के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो इसमें ये होगी 3Fe लोहा, 4H2O यानी जल भाप, Fe3O4 बनाएंगे और 4H2 बनाएंगे। तो ये इसमें अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इस वीडियो का जो PDF अगर वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे लिखा होगा डाउनलोड PDF। ये उस लिंक पर क्लिक करके आप ये प्रश्न उत्तर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।